तो मैं बैठ करके मतलब मैं उनको डिस्टर्ब ना करने की वजह से मैं ऐसे ही बैठ करके एकदम मतलब सिकुड़ के बैठ करके उसमें पढ़ाई करता था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम एक सीरियस बात के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे सीरियस बात के ऊपर बात, अरे नहीं इतने भी सीरियस नहीं है। कहने का मतलब ये है मेरा कि क्या क्या बोल जाता हूँ यार, मैं भी फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं है, कट। चलो, हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर, जो कि बच्चे आजकल उस समस्या से झेल रहे हैं और उससे उबर नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या उनके लिए हो गई कि पूछो ही मत। क्या समस्या है वो? कि वो रजाई में सोए पड़े हैं, उनको ख्याल नहीं है कि मुझे बोर्ड एग्जाम भी देना है। ठीक है ना, वो सोच रहे हैं कि अब की बार का बोर्ड एग्जाम कोरोना आ जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। क्या भैया ये सब धारणा अपने अंदर रखते हो यार? टॉप करने की धारणा रख तू ना। ये बहुत से बच्चे भी निकल के आएंगे उसी दिन, कहने लगेंगे कि भैया मुझे पढ़ना नहीं अच्छा लगता, मतलब पढ़ना तो भाई अच्छा लगता है, लेकिन रजाई मतलब इतनी ठंडी पड़ रही है कि मुझे रजाई में ही रहना है, मुझे रजाई में बैठ करके पढ़ना है, चीज़ें करनी है तो बस रजाई के अंदर ही करनी है। ठीक है, मतलब रजाई के अंदर बैठ करके जितना भी पढ़ने का मन करे वही करना है, मतलब टेबल चेयर पर ये सारी चीज़ों पर नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं भी उतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ कि आप टेबल चेयर पर ही पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिस्तर पर भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की धारणा ही यही होती है कि मुझे सोना है, बिस्तर पर पहुँच जाओ तो बस सोने के लिए ही बिस्तर बना है। बिल्कुल भी नहीं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जो टारगेट सोचा हुआ था, आपने जो 90% का जो टारगेट आपका है, ठीक है, इससे कम वाले बच्चे बिल्कुल ना देखें इस वीडियो को यार। अगर आपको टारगेट लेकर चलना है, आपको 90 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, तभी आप इस वीडियो को देखना। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं के अंदर जोश होगा, उन्हीं के अंदर वो गर्मी होगी, तभी उनको रजाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो जो 70% पाने वाले हैं उनके पास कोई गर्मी ही नहीं है, वो सीधा क्या करेंगे, सोने, ठंडी लगेगी सो जाएंगे। ठीक है ना, उसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर 90% का टारगेट है, आपने उस लेवल की तैयारी की है, तो अभी आप ठहर जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि एक जो पानी होती है ना, लहरें होती हैं, नदी होती है, जब तक वो बहती रहती है तब तक वो क्या होती है, उसमें निरंतर बहने के कारण वो पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, अच्छा लगता है, पी भी सकते हैं, उसमें कुछ और भी कपड़े उपड़े धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर कहीं ठहरा हुआ पानी आप देख लो, उसके अंदर कीड़े आ जाएंगे, मच्छर पनपने लगेंगे, चीज़ें होने लगेंगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको इस टाइम पर बिल्कुल भी ठहरना नहीं है। आपको अपने उस टारगेट के ऊपर ध्यान देना है जो आपने फिक्स किया था आज से लगभग 10 महीने पहले, जब आपने शुरुआत की थी पढ़ाई के, बोर्ड की स्टार्टिंग की थी कि मैं अब की बार इतना परसेंटेज लेकर के आऊँगा। जब से भी आपने शुरुआत की होगी, एक टारगेट आपका होगा। नहीं है तो बना लो, अभी के अभी बनाओ और शुरू हो जाओ, लग जाओ। आपके पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, क्योंकि अभी आपने क्या किया है, सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें कर ली हैं। जैसे कि अभी आपने सिलेबस ख़त्म किया है, चीज़ें हो चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस ख़त्म है ना अभी तो आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करने हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, जैसे अनसॉल्व पेपर हो गए, उसको सॉल्व करना है। विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज सॉल्व करनी है। सीरीज़ का मतलब कोई भी सीरीज, विद्या क्वेश्चन ही नहीं, चाहे जो भी सीरीज आप सॉल्व करो, उनके क्वेश्चन देखो यार, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सिर्फ उतना ही कर लेने से नहीं होता है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि भैया हम बोर्ड में यही मैथ की सारी चीज़ें हो जाए, मैथ के मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हमको करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। हमें बताइए आप, उसमें 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके ऑप्शनल, कहने के मतलब OMR सीट पर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। हमें बताओ क्या उसके अंदर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं? हमें बता दो। नहीं दिए है ना। आपको उसके लिए विद्या क्वेश्चन बैंक या किसी भी सीरीज को आपको उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। पहली बार ही तो दे रहे हो बोर्ड एग्जाम, ऐसा इसमें तो कोई नहीं है कि जो आप 3 से 4 बार दे चुके हैं फिर अब की बार दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। होम एग्जाम तो है नहीं कि आपके कॉलेज में ही हो जाएगा, टीचर्स रहेंगे, आप बाहर जाओगे पेपर देने ना। जो भी जाएगा देने या जाएगी देने, अपने ही कॉलेज में जाएगी देने, उसमें कोई भी मुरव्वत नहीं होती है, कोई भी बच्चा कहीं पर दे, सब के लिए सेम रूल फॉलो होता है वहाँ पर। ठीक है ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे पेपर वहाँ पर देते हो सेम वही चीज़ होती है, लेकिन आप किस टाइप से उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है ना, नंबर आपके उस किताब पढ़ने से नहीं आएंगे, नंबर आपको ऐसे आएंगे कि आपके लिखने की शैली कैसी है, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हो कि नहीं, हर क्वेश्चन के बारे में आप जानते तो वैसे नहीं होगे, मतलब क्वेश्चंस के
थ्योरेटिकल चीज़ें जानते होगे कि नहीं, वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन है वही किताब के हूबहू उतार दिए जाए। अंक बदल भी सकते हैं, उसके अंदर चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। इसीलिए भाई साहब कह रहा हूँ कि आपको जो है अभी ठहरना बिल्कुल भी नहीं है, अभी आपके अंदर निरंतर प्रयास करते रहना है। एक बार की कहानी मैं बताता हूँ। मैं जब क्लास 10th में था, मुझे जब पढ़ाई करनी होती थी तो उतनी ज़्यादा कंडीशन वगैरह सही नहीं थी, अब थोड़ी बहुत सही भी हो गई है। तो मैं ऐसे बिस्तर पर सोया रहता था, बगल भैया थे और मैं भी वहीं पर सोता था। तो रजाई भी होती थी बड़ी सी, लगभग यहीं सामने मेरे बेड वो पड़ा है, तो लगभग 3 फीट का बेड था वो, उसी के अंदर हम दोनों सो जाते थे। होता क्या था भाई, उसी के अंदर रजाई भी है, मोटी सी रजाई भी है, साथ ही साथ मैं भी हूँ, भैया भी हैं, तो बगल भी बैठे रहते, सोते रहते थे। तो मैं बैठ करके, मतलब मैं उनको डिस्टर्ब ना करने की वजह से मैं ऐसे ही बैठ करके एकदम मतलब सिकुड़ के बैठ करके उसमें पढ़ाई करता था। ठीक है ना, मैं मतलब इतना ज़्यादा जुनून था, मैं 12-1 बजे रात तक का पढ़ाई करता था। और ऐसे ही ना, जैसे आप कहते हैं ना ओसारा टाइप का होता है ना, खुला खुला सा होता है, यूपी के होंगे जितने लोग सब जानते हैं ओसारा का मतलब क्या होता है। तो वैसे ही बैठे होते थे हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, मैं ही। तब वहाँ पर होता क्या था, सरासर हवाएं चलती रहती थी। आप तो रूम के अंदर हो गए, आपके पास सारी चीज़ें व्यवस्था हो गई, अब तो हो गई है मेरे पास भी हालांकि, लेकिन तब नहीं थी उस टाइम पर। तो ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको झेलनी पड़ेंगी, ठीक है ना। आपको अगर झेलनी नहीं पड़ रही है तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, चीज़ों को देखो। अभी आप नहीं पढ़ोगे तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में नंबर कम हो जाएंगे। और मैं जितने भी बच्चों को मतलब लगभग पढ़ाता हूँ, मैं कोचिंग में पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, तो मैं ये चीज़ कभी मतलब उनको ये चीज़ कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना। आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, आप बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर के आ जाओगे तो उसके लिए पढ़ रहे हो। क्या यार मूस भैया यार, थोड़ी देर के लिए चले जाओ ये भी परेशान करने बीच में चला आया। समझो बात को कि मैं जब बच्चों से कहता हूं कि भैया आप जो है बोर्ड के लिए मत पढ़ो, आप अपने माता पिता के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए पढ़ो। एक बार आपके 90+ मार्क्स आ गए तो आपकी पावर समझ में आ जाएगी, आपकी माता पिता के पास समझ जाएंगे कि वो मेरा बेटा कुछ ना कुछ तो करेगा जीवन में। हाँ, पावर आ गई इसके अंदर, कुछ ना कुछ तो एबिलिटी है कुछ ना कुछ उखाड़ने की। अब वो आपके ऊपर, भाई आपके ऊपर आदमी क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा, मुझे बताओ, क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसकी पूंजी जमा पूंजी क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा? तभी इन्वेस्ट करेगा ना जब आप अच्छे से उसको कुछ ना कुछ एक ना एक स्टेप बाय स्टेप उसको कुछ चीज़ों को देते जाओगे, चीज़ें करते जाओगे। जब आप करोगे इन्हें वेले बैठे रहोगे, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। पहले तो एक बार आपको माता पिता को अपने विश्वास दिलाना है, उसके बाद मत पढ़ना यार। अभी तो दिला दो कि हाँ मेरे पास एबिलिटी थी, पावर है मेरे पास, जिससे बाद में रिग्रेट ना हो कि मुझे IIT नहीं जाने को मिला, नीट नहीं करने को मिला, या किसी भी ऐसे IAS बनने को नहीं मिला, मतलब UPSC के लिए नहीं जाने को मिला। तो ये सभी चीज़ें बाद में रिग्रेट आपको ना हो। अभी से आप अपनी पावर ताकत को अभी दिखाओ, तभी वो मानेंगे, तभी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। नहीं तो आप नहीं करोगे तो आपको हमेशा डिमोटिवेशन मिलता रहेगा, हमेशा आपको डिमोटिवेट करते रहोगे और आप वैसे ही बैठे भी रहोगे, ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूँ आपको पढ़ना इसलिए है कि आपको अपने माता पिता के ऊपर विश्वास दिलाना है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है मेरी जो कहानी है आपकी जो कहानी से थोड़ी बहुत रिलेट कर पा रही होगी, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों का जरूर कुछ ना कुछ अगर खटक मची होगी तो कमेंट करके जाना और बताना कि मुझे आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुझे तो अच्छी लगी, अपनी वीडियो को इसको खराब लगती है, हालांकि थोड़ी बहुत एक आध बार खराब लगती है, लेकिन आपके पास जाते ही व्यू जाते ही मज़ा आ जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, जय हिंद।